हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है आज इस बिहार के संगीत के सेशन में। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे बिहार के संगीत के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे जानेंगे हम लोग वैसे प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप बीपीएससी टीआरई 4, 5 या फिर एस्टेट पेपर 1 और 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए यह सेशन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग सभी लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे टोटल आप लोगों को देखिए 50 प्रश्न देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? चलिए हम अपने सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों ख़ास आपसे छोटी-सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक दोस्तों, तो सब्सक्राइब करके चैनल को नोटिफ़िकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा दोस्त, ताकि आने वाला जो भी सेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए पहला हमारा प्रश्न इस सेशन का रहने वाला है दोस्तों कि झिझिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो देखिए झिझिया जो है आपका लोक नृत्य, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार के बारे में, तो ज़ाहिर-सी बात है इसका जो जवाब हमें देना है वो क्या दे देना है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। झिझिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो बिहार का लोक नृत्य माना जाता है झिझिया को, ठीक है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है? यहाँ पे पूछ रहा है कि धोबिया इनमें से किस राज्य का नृत्य माना जाता है? तो धोबिया की अगर हम बात करेंगे, झिझिया हो या फिर धोबिया हो, तो ये लोक नृत्य जो है आपके कहाँ के? बिहार के माने जाते हैं, ठीक है? अगर देखिए मैं इसलिए यहाँ पे ऐसा बता रहा हूँ, हो सकता है प्रश्न को आपको उल्टा घुमा दे कि वो यहाँ से पूछ ले कि बिहार का इनमें से कौन-सा नृत्य है? तो वहाँ पे आपके आपके लिए ऑप्शन दे दिया जाएगा, हो सकता है कुछ अलग-अलग, तो आपको धोबिया याद रखना है। धोबिया बिहार का है और बिहार का कौन है? तो बिहार का धोबिया है, झिझिया है और आगे चलिए आगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है? आगे देखिए इनमें से बिहार का लोक नृत्य है कौन-सा है बताएँ? देखिए इसी प्रकार का प्रश्न जो है दोस्तों मैंने जिसका ज़िक्र किया था वो यहाँ पे आ ही गया। तो यहाँ पे पूछ देगा अगर इस प्रकार से इनमें से बिहार का लोक नृत्य बताएँ। तो अगर इस तरह से पूछ दे तो आपको अगर याद रहेगा नहीं तो आप कैसे इसका जवाब दे पाएँगे? तो आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि इनमें से जो है आपको कथक को याद करना है कहाँ से? कथक को आपको याद करना है उत्तर प्रदेश से, ठीक है? कथक को उत्तर प्रदेश से आपको याद रखना है। कुचिपुड़ी को आपको किससे? आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और ये आपका झरनी जो है आपका कहाँ का हो जाता है? बिहार का हो जाता है, ठीक है? और छऊ और सवारी जो ये आप देख रहे हैं, ये किस राज्य का है? ज़रा आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये तो मैं बताया हूँ पिछले बार में, लेकिन आप लोग के लिए ये रिवीजन के दृष्टिकोण से जो है यहाँ पे ये प्रश्न मैंने यहाँ पे ऑप्शन में डाल दिया था, ताकि आपसे जवाब इसका लूँ। तो आप लोग जवाब दीजिएगा सवारी और छऊ, छऊ सवारी किस राज्य का लोक नृत्य माना जाता है, ठीक है? तो हमारा जो जवाब हो जाएगा यहाँ बिहार का लोक नृत्य, तो ये झरनी हो जाएगा। इसको जो है दोस्तों मुहर्रम के मौके पर जो है मुस्लिम वर्ग के महिलाओं द्वारा जो ये है नृत्य किया जाता है, झरनी, ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाता है। चौथा नंबर का प्रश्न क्या पूछ रहा है? विवाह संपन्न होने के बाद वधू के घर पर कौन सा गीत गाया जाता है? देखिए जब विवाह होता है भाई किसी लड़के का, तो जब विवाह सारा चीज़ संपन्न हो जाता है, लड़की लड़का का विवाह होता है, तो सारा चीज़ संपन्न होने के बाद इनमें से जो है कौन सा गीत गाते हैं? क्या विदेशिया गीत? जी नहीं, विदेशिया नहीं गाएंगे। लौंडा नाच ये भी तो नहीं होगा, शास्त्रीय गीत नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, विवाह के बाद जो गाया जाता है वो आपका कोहबर गीत होता है ना? एक आपके जो होते हैं इस तरह से बनाकर, इस तरह से जो बनाया जाता है आपके, उसमें एक तरफ लड़का का नाम होता है, एक तरफ लड़की का नाम होता है, ठीक है? ये इस तरह से पता नहीं कैसे बनता है, लेकिन अब ध्यान नहीं है, तो आप लोग जानते ही हैं। तो ये कोहबर गीत होता है विवाह संपन्न होने के बाद। चलिए अगले देख लेते हैं प्रश्न की तरफ हम बढ़े। 5वां नंबर प्रश्न है हमारा कि विवाह के अवसर पर वर पक्ष की स्त्रियां, यानी कि जो वर पक्ष होते हैं यानी पुरुष के तरफ से जो होते हैं, उनकी जो स्त्रियां होती है तो वो बारात प्रस्थान करने के बाद कौन सा नृत्य करती है? जब बारात जो है घर से जब निकल जाता है, तो जब बारात जब है पुरुष अपने निकल गए घर से, जो पुरुष लोग थे वो तो सब लोग चले गए, लेकिन महिलाएं तो बारात जाने की प्रथा नहीं है, बारात तो जाती नहीं है। तो वो जो महिलाएं जो घर पे रहती है वो कौन सा नृत्य करती है? इसका जवाब देना है। क्या समदौनी? नहीं होगा समदौनी। डोमकच या फिर लोरकी या बिरहा? तो इनमें से जो मैं बता दूं आपको कि ये जो होता है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोमकच नृत्य करती है। डोमकच क्या होता है? उसमें डोम डोम इनका खेल जो है खेला जाता है उनके बारात के विदा होने के बाद, तो वही आपका डोमकच हो जाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है? स्त्रियों द्वारा डोम डोमिन का खेल कब प्रारंभ किया जाता है? देखिए कब प्रारंभ किया जाता है, वही जो मैंने बताया ना अभी कि बारात प्रस्थान होने के बाद क्या होती है कि वो आपके जो होते हैं उसमें जैसे कि आप लोग देखिए डोमकच है, ठीक है? इसको रखता हूं मैं यहाँ पे। तो डोमकच है, तो डोमकच इसी में डोम डोमिन का खेल खेला जाता है। तो स्त्रियों द्वारा डोम डोमिन का खेल कब प्रारंभ होता है? तो कब मैंने बताया? बारात प्रस्थान होने के बाद, ठीक है? तो डोम डोमिन का खेल खेलते हैं, यानी उसी में क्या होता है? डोमकच होता है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है? 7वां नंबर का प्रश्न है कि भिखारी ठाकुर को नाट्य रचना का क्या नाम है?
भिखारी ठाकुर के नाट्य रचना जो है, उन्होंने जो रचनाएँ की है उसका क्या नाम है? वैसे मैं बता दूँ कि भिखारी ठाकुर की अनेकों रचनाएँ हैं, बहुत सारी रचनाएँ हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपको दिया गया है, यहाँ पे विदेशिया है। ठीक है? ये इनका विदेशिया जो है प्रमुख रचनाओं में से एक माना जाता है। विदेशिया हो गया, फिर भाई विरोध हो गया, बेटी बेचवा है, बेटी वियोग भी उसको बोलते हैं। फिर आपके क्या हो जाते हैं, कलयुग कलयुग प्रेम हो जाता है, फिर आपका गबरघी चोर हो जाता है, गंगा स्नान होता है, विधवा विलाप, पुत्र वधू, ननद भौजाई, बहरा बहार। तो ये सब क्या है, ये इनकी कृतियाँ हैं। जितना बोला मैंने आप लोग नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को, अगर नोट कर सकते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रमुख वैसे पूछा जाता है, जो वो विदेशिया के बारे में ही पूछा जाता है। अगला प्रश्न की तरफ देखेंगे, 8वां नंबर का प्रश्न है कि भिखारी ठाकुर ने अपनी नाट्य रचना में किसका उल्लेख किया है? देखिए, इनकी जो नाट्य जो रचनाएं हैं, इसमें जो उल्लेख किया गया है वो किसका उल्लेख मिलता है? तो देखिए, इसमें जो उल्लेख मिलता है दोस्तों, ये आपके डोमकच का उल्लेख मिलता है। ठीक है, किसका? डोमकच का। आगे देखिए, इनमें से कौन सा गीत बेटी के विदाई पर गाया जाने वाला गीत है? यानी कौन सा गीत जो है बेटी के विदाई पर गाया जाने वाला है? तो देखिए, बेटी की विदाई, जब मिथिला क्षेत्रों की बात हो रही है तो मिथिला क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसी क्षेत्र में जो है बेटी की जब विदाई होती है तो उस विदाई पे जो गीत गाया जाता है, उस गीत को क्या कहते हैं? उस गीत को कहते हैं समदौनी गीत। क्या बोलते हैं उसको? समदौनी गीत। और ये आपको मिथिला क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि कजरी कहाँ का प्रसिद्ध लोकगीत है? देखिए, कजरी अगर हम बात कर लेंगे तो कजरी हमारा जो हो जाएगा, ये आपके बिहार में भी होता है और उत्तर प्रदेश में भी कजरी जो है आपके कहाँ क्या होते हैं? प्रचलित होते हैं। तो इसलिए हमारा जवाब हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों, यानी कि कजरी बिहार और उत्तर प्रदेश। अगर इनमें से कोई आपके पास एक ऑप्शन रहेगा तो किसी एक को ही आपको चुन लेना है, लेकिन अगर दोनों रहेगा, बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है आपका क्वेश्चन बने, आंसर बन जाएगा बीपीएससी में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 4 ही है, कोई बात नहीं। आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि सावन गीत कब गाया जाता है? देखिए, सावन गीतों की अगर बात हो रही है तो सावन में क्या होती है? सावन में वर्षा होती है, झमझम बारिश होती है। तो सावन गीत की अगर बात हो रही है तो सावन गीत जो है कब गाया जाएगा? तो वर्षा ऋतु में ही गाया जाएगा सावन गीत। आगे देखिए, अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कजरी का एक अन्य रूप जो मिथिला क्षेत्रों में सुप्रसिद्ध है, जैसे कि आप लोग को बताएं कि कजरी कहाँ बिहार और उत्तर प्रदेश में जो है प्रचलित है, तो वो जो है कजरी का एक जो दूसरा रूप है जो कि मिथिला क्षेत्र में क्या है? प्रसिद्ध है। तो भाई उसको किस नाम से जानते हैं? तो कजरी का जो दूसरा जो रूप है ना, उसका नाम, यानी कि उसी को वहाँ किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मलार। कजरी को मिथिला क्षेत्रों में किस नाम से जानते हैं? तो मलार के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है, झूला गीत किस ऋतु में गाए जाते हैं? झूला गीत, तो ये आपको याद होगा ना कि सावन में बागों के मौसम वापस आए रे। तो ये आपको, तो उसमें क्या होता है कि झूले का ही वर्णन किया जाता है उस गीत में। तो झूला गीत जो है कब? ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है, सावन में। ठीक है, झूला गीत वर्षा ऋतु। आगे देखिए, अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे, 14 नंबर का प्रश्न है कि डोमकच नाट्य लोक संगीत किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, मैंने ऊपर भी बताया इससे रिलेटेड प्रश्न कि डोमकच क्या होता है, जब बारात जब प्रस्थान हो जाता है तो सारे पुरुष घर से चले जाते हैं, तो बारात में जाने के बाद जो घर की जो महिलाएं बचती है वही तो करती है डोमकच नाट्य नृत्य। तो ये जो है आपके कौन करती है? तो महिलाएं बचती है। तो किस पक्ष का? तो आपके वर पक्ष का। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, वर पक्ष की स्त्रियों द्वारा डोमकच किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे है कि फाग किस ऋतु में गाए जाने वाला गीत है? फाग, जिसको कि क्या? फगुआ। फाग यानी फगुआ भी, फगुआ के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका फाग जो है वो किस ऋतु में गाया जाता है? तो फगुआ, फाग कब मनाया जाता है? ये आपके बसंत ऋतु के समय का टाइम बता रहा है, इसलिए जवाब क्या हो जाएगा? बसंत ऋतु। फाग किस ऋतु में गाया जाने वाला लोकगीत है? फाग क्या है? लोकगीत है। किस ऋतु में? तो बसंत ऋतु में। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि फाग गीतों में किसकी प्रधानता होती है? तो फाग गीतों की अगर हम प्रधानता की अगर हम बात कर लेंगे तो फाग गीतों में प्रधानता होती है, किसकी होती है भाई? तो फाग गीतों में प्रधानता जो मानी जाती है वो आपकी मानी जाती है प्रेम और अनुराग की प्रधानता मानी जाती है। प्रेम और अनुराग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि चैता किस मास में गाया जाता है? देखिए, चैता वैसे राम से ये समर्पित है, राम को लेकर ये गाया जाता है, क्योंकि हर जितने भी गाने होते हैं सभी में क्या होता है कि रामा रामा लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये चैता जो है गीत जो है ये केवल चैत्र मास में ही गाया जाता है, चैत्र मास में। ठीक है,
रामनवमी जो आप जानते हैं ना, तो रामनवमी उसमें राम जी का जो जन्म दिवस जो होता है वो बस वही जो महीना होता है, तो चैता जैसे चैत्र मास जैसे ही प्रारंभ होता है तो चैता जो है आपका प्रारंभ हो जाता है। वो फसल की कटाई को भी क्या करता है, दर्शाता है। वो कटनी कटनी गीत भी कह सकते हैं। और राम से समर्पित यानी कि उसी मंथ में राम का जन्म हुआ था, तो इसीलिए हर गीत में रामा और रामा लगाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो चैता का जवाब हो गया चैत्र मास। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि चैता बिहार के किन क्षेत्रों में ज्यादातर गाया जाता है। तो चैता चैता की अगर बात करें तो चैता जो है ये आपके बिहार के मगध और भोजपुरी क्षेत्रों में ज्यादा गाए जाते हैं, इसलिए हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मगध और भोजपुर। ठीक है, भोजपुरी के क्षेत्रों में। अगला प्रश्न हमारा 19 नंबर की ढोलक और झांझ पर गाए जाने वाले चैता को क्या कहते हैं। वह चैता जिसमें कि क्या होता है, ढोलक और झाल ही हो केवल, यानी उसी पे जो चैता गाया जाता है उसको क्या नाम से संबोधित किया जाता है या फिर क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है घाटो। ठीक है, उसको कहा जाता है घाटो। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 20 नंबर का प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि 12 मासा किसका वर्णन गीत है। तो 12 मासा की अगर बात करेगा तो 12 मासा किसका वर्णन गीत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं 12 मासा तो यानी कि 12 मास। ठीक है, 12 मास यानी कि 12 माह इसको कहिए। ठीक है, तो इसमें 12 मासा में किसका वर्णन मिलता है, तो 12 माह का वर्णन मिलता है, इसलिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 मास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम देखेंगे। 21 नंबर का प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि 12 मासा किस प्रकार का गीत है। तो 12 मासा की अगर हम गीतों की अगर हम बात कर लेंगे तो 12 मासा किस प्रकार का गीत है, तो किस तरह का गीत है, तो भाई ये जो आपके किस नंबर का जवाब हो जाएगा, ये जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसमें वियोग गीत है, जो कि उसके एक कोई महिला के जब पति जब कोई बाहर में रहते हैं तो ये अपने वियोग में जो है ये गीत को गाती है, तो ये आपके 12 मासा जो है वियोग गीत जो है इसको माना जाता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे नंबर 22 नंबर का जो प्रश्न हमारा है, क्या पूछ रहा है कि 12 मासा का प्रारंभ कब से होता है। देखिए 12 मासा की प्रारंभ की अगर हम बात करेंगे तो 12 मासा जो है कि ये तो निरंतर मान सकते हैं कि ये तो 12 मास चलता है, लेकिन इसकी भी कोई समाप्ति होती है और इसका भी कोई प्रारंभ होता है। थोड़ा देर के लिए समाप्त होगा, कोई चीज़ नियमित तो नहीं, तो ये समाप्त कब होता है और चलता कब है, तो यहाँ पे पहले जानेंगे प्रारंभ कब से होता है। देखिए प्रारंभ की अगर हम बात करेंगे 12 मासा की, तो 12 मासा का प्रारंभ जो होता है वो आपके कब से हो जाता है, आषाढ़ की पहली बारिश से इसका प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, 12 मासा का प्रारंभ जो होता है वो कब से, आषाढ़ की पहली बारिश से प्रारंभ हो जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है इसमें। अगला प्रश्न है कि 12 मासा कब समाप्त होती है। तो 12 मासा की अगर समाप्ति की अगर हम बात करेंगे तो आषाढ़ की पहली बारिश, यानी कि खत्म कहाँ, जस्ट जहाँ पे खत्म होगी वहीं से शुरू, यानी कि आपके जो बता दूं कि जेठ की जो तपती धूप होती है जेठ, इसी के बाद क्या आता है, आषाढ़। ठीक है, आषाढ़ इसी के बाद आता है और आषाढ़ की जो बारिश होती है तो यहीं से जो है प्रारंभ हो जाता है और खत्म जेठ की धूप में, फिर यही क्रम जो है दोस्तों चलता रहता है। ठीक है, समझ गए। अगला प्रश्न की तरफ देखिए, अब क्या पूछ रहा है कि चौमासा किसका लघु रूप है। देखिए चौमासा, 12 मासा, ये जो है आपके किसके लघु रूप है, इसमें 4 माह का वर्णन किया जाता है। कितने, 4 माह का, तो ये किसका लघु रूप है, तो लघु रूप अगर पूछेगा तो ये आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 मासा का लघु रूप माना जाता है। दोस्तों देखिए इस चीज़ को आप लोग पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि ये एक ही सेशन में इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा जो है आपका नहीं पूछा जाएगा बिहार वाले में से। ठीक है, तो ये आपके देखना है। और बिहार का जो संगीत घराना है, बिहार के जो संगीत हैं वो अलग से मैं करवा दूंगा। ठीक है, इसमें जो आपको करवा रहा हूँ बस इतना से ज़्यादा आपके लिए प्रश्न जो है नहीं बनेगा, इसलिए आपको इसको यहाँ पे टोटल 50 प्रश्न मैंने करवाए हैं, टोटल 50 का 50 आपको देख लेना है यहीं पे। अगला प्रश्न हमारा है 25 नंबर का कि छठ समाप्ति पर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष पर मनाए जाने वाला भाई बहन का त्यौहार है। देखिए भाई बहन का एक त्यौहार है इसमें से, और जो ये क्या है, कब मनाया जाता है, तो कार्तिक मास जो होती है ना, कार्तिक में जो छठ होती है, छठ के समाप्ति पे। तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है छठ के समाप्ति पे भाई बहन के लिए, तो इसका जो जवाब हो जाएगा 25 नंबर का, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समा चकेवा। पूछ दिया जाता है दोस्तों इस प्रकार भी कि समा चकेवा किसका त्यौहार है, तो ये आपके भाई बहन का त्यौहार भी माना जाता है, भाई बहन का त्यौहार। ठीक है, ये भाई बहन का ऑप्शन में देगा ननद भौजाई भाई भाई, तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ये समा चकेवा भाई बहन का त्यौहार है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है 26 नंबर की बंध्या और कोढ़ी की दुर्दशा का वर्णन किस गीत में मिलता है। तो बंध्या और कोढ़ी की दुर्दशा का वर्णन जो है दोस्तों वो किस ग्रंथ में, किस गीत में, सॉरी ग्रंथ नहीं गीत में, तो ये आपके छठ गीत में इसका वर्णन किया जाता है, छठ मैया से विनती करने के लिए कि माता उसको भी ठीक कर दिया जाए, तो ये दुर्दशा का वर्णन होता है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, 27 नंबर का प्रश्न है कि बिहार में किस त्यौहार में
सूर्य की उपासना की जाती है? तो भाई सूर्य की उपासना तो सब लोग जानते हैं कि किस त्योहार में किया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छठ पूजा। ठीक है, इसका जो है जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छठ पूजा में किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिरहा गीत किसके द्वारा गाया जाता है? देखिए बिरहा गीत क्या है, इसको जाति गायन के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जाति गायन। बिरहा हो गया, आपके लोरकी गीत हो गया, ये सब क्या है? ये सब जाति गायन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका क्या पूछ रहा है कि बिरहा गीत किसके द्वारा? तो बिरहा गीत अहीर जातियों के द्वारा गाया जाता है, ये जाति गीत है। अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लोरकी और बिरहा किस गीत के अंतर्गत आते हैं? तो लोरकी और बिरहा किस गीत के अंतर्गत आते हैं? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ये आपके जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, जाति गीत के अंतर्गत आते हैं। और ये किनके द्वारा? ये आपके अहीर जाति के द्वारा गाए जाते हैं, अहीर जाति के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि चक्की पर आटा पीसते समय गाए जाने वाले गीत को खाली स्थान कहते हैं। तो चक्की पर जब महिलाएं जो आटा पीसती हैं, पहले क्या होता था कि पहले कोई मील वगैरह नहीं हुआ करता था। पहले क्या होता था कि एक बड़ा सा आंगन होता था, वहाँ पे 4-5 चक्कियाँ लगी हुई होती थी और महिलाएं बारी बारी से उसी पर पीसती रहती थी। तो जब क्या होता था, जब बहुत सारी महिलाएं जब इकट्ठा होती थी पीसने के लिए, तो वहाँ पे जो पीसने के दरमियान जो गाया जाता था, जो गीत गाती थी, उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे लगनी गीत या जतसार गीत। ठीक है, ये आटा चक्की पीसते समय क्या होता था? जतसार गीत को गाया जाता था या लगनी गीत को गाया जाता था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है कि महिलाओं द्वारा गोदना के समय गाए जाने वाले गीत को किस नाम से जानते हैं? देखिए भाई ये सब जो गीत है ना, महिलाओं द्वारा जो गोदना गाने वाला जो पार के जो गाने वाला जो गीत है, ये सब आप लोगों ने बचपन में देखा होगा। आज तो बहुत इसकी प्रथा जो है बहुत कम हो गई है, अब तो भाई बहुत मॉडर्नाइज युग हो गया। तो ये आप लोगों ने देखा होगा कि उस समय जो गीत होता था उसको किस नाम से जानते थे? तो उसको बोलते थे खोदा पारने की गीत। उसको क्या बोलते थे? खोदा पारने की गीत। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि खोदा पारने की गीत किसके द्वारा गाया जाता था? तो खोदा पारने के गीत जो है दोस्तों, ये आपके किसके द्वारा? तो स्त्रियों द्वारा गाया जाता था। कोई महिला का जो है वहाँ पे जो जिसको क्या बोलते हैं? गोदना जो वहाँ पे गोदाता था और वही गीत जो गाती थी उसी को खोदा पारने के गीत बोलते थे। और महिलाएं अगल बगल में बैठ कर वहाँ से पे क्या करती थी? गीत को गाती थी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि धान रोपते समय, ये देखिए व्यवसाय गीत के अंतर्गत आएगा। धान रोपते समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो धान रोपनी के समय जो गीत गाते हैं उसको कौन सा कहते हैं? उसको कहते हैं चोचर गीत या रोपनी गीत। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? चोचर गीत या रोपनी गीत के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न पूछ रहा है कि लोरी क्यों गाया जाता है? तो लोरी क्यों गाते हैं भाई? तो लोरी क्या बच्चे को खेलने के लिए? नहीं, बच्चे को पढ़ाने के लिए भी नहीं, बच्चे को क्या करने के लिए? सुलाने के लिए लोरी गाते हैं। ठीक है, तो ये आपके चंदा मामा दूर के, पुआ पकाए गुड़ के, तो ये सब क्या है? ये सब लोरी है। तो लोरी किस लिए गाते हैं? तो ये आपके बच्चों को सुलाने के लिए, जब सोते हैं तो ये सब जो है लोरी गाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है पूछ रहा है 35 नंबर में कि कबड्डी गीत किसके द्वारा गाया जाता है? तो कबड्डी जो है यानी कि बच्चे जो क्या करते हैं, बच्चे जब खेलते हैं तो उस समय जो गीत गाते हैं वो कबड्डी गीत गाते हैं। किनके द्वारा गाया जाता है? तो बच्चों के द्वारा कबड्डी खेल में गाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि बच्चों में उबटन लगाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? इसको इंपॉर्टेंट लगाइएगा, पहले VVI लगाइएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको VVI लगाइएगा इसलिए क्योंकि ये प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों में उबटन लगाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? तो ये आपके जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, अपटोनी गीत गाया जाता है। अपटोनी, ठीक है, अपटोनी, बच्चों में उबटन लगाने के लिए अपटोनी गीत। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन बिहार का लोक नृत्य नहीं है? भैया इस बार नहीं वाला पूछ दिया है। तो आप लोगों के लिए देखिए, जैसा कि यहाँ पे सभी टाइप से प्रश्नों को करके मैं यहाँ पे प्रस्तुत किया हूँ ताकि आप लोग जो है अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बिहार का लोक नृत्य नहीं है। कौन सा नहीं है भाई? तो बिहार का जो लोक नृत्य नहीं है वो आपका हो जाएगा 37 में जो जवाब होने वाला है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपका कथक जो है बिहार का नहीं है। यहाँ पे ये आप किसका है? ये आपका उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, यूपी। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गवनिहारिन कहाँ का लोक नृत्य है? तो अगर गवनिहारिन की अगर बात कर लेंगे तो गवनिहारिन जो है आपका लोक नृत्य ये हो जाएगा कहाँ का? 38 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गवनिहारिन आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार का लोक नृत्य माना जाता है। ठीक है, धोबिया गीत, गवनिहारिन, ये सब कहाँ? बिहार का। अगला प्रश्न है कि जाट जातिन कहाँ का लोक नृत्य है? तो जाट जाटिन, ठीक है, ये जो लोक नृत्य है ये कहाँ का माना जाता है? तो ये आपका माना जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिहार का माना जाता है जाट जाटिन। ठीक है,
चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, विदेशिया किनकी कृति है। भाई कृतियों में मैंने बताया है कि भिखारी ठाकुर की जो सबसे प्रसिद्ध कृति थी वो आपके विदेशिया की थी। तो इसका जो जवाब हो जाएगा भिखारी ठाकुर, ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 41 नंबर का प्रश्न है कि भिखारी ठाकुर का जन्म कब हुआ था। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी वीवीआई इसको भी लगा लीजिएगा कि भिखारी ठाकुर का जन्म कब हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों ये माना जाता है 18 दिसंबर 1887 ईस्वी को इनका जन्म माना जाता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है कि भिखारी ठाकुर का निधन कब हुआ या मृत्यु कब हुआ। तो इनकी मृत्यु हुई थी 10 जुलाई 1971 ईस्वी को। इसका जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका जवाब। 10 जुलाई 1971 ईस्वी को, यानी कि 1971 ईस्वी में क्या हुआ था, इसको याद रखना है, भिखारी ठाकुर का निधन हो गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भिखारी ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए बिहार के ये भाई भैया आप लोग जानते हैं कि बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, इसलिए इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल मैं लेकर आ गया हूँ। तो भिखारी ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म इनका हुआ था, जिला कौन सा था, इनका जिला है 43 का, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि सारण जिला था। ठीक है, जिला सारण, जिसको कि क्या बोलते हैं, छपरा के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि बेटी बेचवा किनकी कृति है। जैसा कि मैंने बताया बेटी बेचवा, या फिर इसको एक चीज और क्या बोलते हैं, एक चीज और इसको बोला जाता है, वो क्या है, बेटी वियोग। ठीक है, ये बेटी बेचवा कहिए या फिर बेटी वियोग कहिए। ठीक है, या फिर इसको कहिए बेटी वियोग, नोट कर लीजिएगा इसको। तो बेटी बेचवा या बेटी वियोग किनकी कृति है, तो ये जवाब हो जाएगा भिखारी ठाकुर की। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि लौंडा नाच को एक अलग पहचान दिलाने में किनका अहम भूमिका रहा है। तो लौंडा नाच को अगर की बात करें तो भूमिका जो है, इनको अलग पहचान दिलाने की भूमिका जो है ये किनका, भिखारी ठाकुर को ही रहा है। और इन्होंने ही क्या किया है, बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े स्तर पर लौंडा नाच को प्रसिद्धि दिलाई है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बिहार की स्वर कोकिला यानी कि विंध्यवासिनी देवी जी के बारे में। तो विंध्यवासिनी देवी जी का निधन कब हुआ था दोस्तों, इसका जवाब क्या हो जाएगा, विंध्यवासिनी देवी का निधन जो है कब हुआ, 46 का जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2006 ईस्वी में इनका निधन हुआ। विंध्यवासिनी देवी को क्या कहा जाता था, बिहार की स्वर कोकिला कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न 47 नंबर का कि बिहार कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है। देखिए बिहार कोकिला, तो बिहार कोकिला के नाम से अगर हम बात कर लेंगे तो ये आपके जवाब हो जाएंगे यही विंध्यवासिनी देवी जी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 48 नंबर का प्रश्न है कि विंध्यवासिनी देवी का जन्म कब हुआ था। देखिए जन्म कब हुआ था, इनका जो जन्म है 48 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 मार्च 1920 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, विंध्यवासिनी देवी जी का, 5 मार्च 1920। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि संगीत शिक्षक के लिए विंध्य कला मंदिर की स्थापना किसने की। तो विंध्य कला मंदिर की अगर स्थापना की अगर बात की जाए तो इन्हीं के नाम से, यानी विंध्यवासिनी देवी, तो विंध्य कला। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विंध्य कला मंदिर, तो विंध्यवासिनी देवी इसकी संस्थापक थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि बिहार का वह लोक नृत्य जिसमें अभिनय और गायन के साथ मूर्तियों की भी भागीदारी होती थी। यानी कि अभिनय तो करते ही थे, एक्टिंग तो करते ही थे, और साथ में क्या होते थे, उनसे मूर्तियों की भी भागीदारी होती थी, मूर्तियों को भी रखा जाता था। तो ये कौन सा जो था आपका, किस में था, किसके साथ होता था, कौन सा नृत्य है, तो उसका जवाब हो जाएगा 50 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, यानी ये विदेशिया नृत्य था। और किनकी थी ये आपके, किनकी थी, भिखारी ठाकुर की। ठीक है, भिखारी ठाकुर की। तो दोस्तों ये थे आपके बिहार से रिलेटेड 50 प्रश्न जो कि आपके लोक संगीत लोकगीत में, ये नृत्य में जो है पूछे जाते हैं। और बिहार के जो संगीत हैं, जो घराने हैं, वो उसका जो है अलग से आप लोगों के लिए सेशन आएगा। आप लोग बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए रेगुलर, आप लोगों से कुछ भी छूटेगा नहीं, सारा कुछ इसमें जो है मैनेज हो जाएगा। तो ज़रा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है। और आप लोग मुझे फटाफट ज़रा कमेंट कीजिएगा फटाफट, क्योंकि दोस्तों आप लोगों से उम्मीद रहती है कि आप लोग कमेंट करेंगे ताकि मैं मोटिवेट हूँ आप लोगों से, और कुछ नए सेशन में नए वीडियो को मैं बनाने के लिए जो है बाध्य हो जाऊँ। ठीक है, तो चलिए हम आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।